भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी पटकनी मिली, ये भी रुझानों में दिखाई दे रहा है। भाजपा को पश्चिम बंगाल में भी अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट नहीं मिले, ये भी कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो एशियन न्यूज जितने भी एग्जिट पोल आए थे आज 2 दिन पहले शनिवार को, आप देखेंगे तो एग्जिट पोल के सारे आंकड़ों में एशियन न्यूज का एकमात्र आंकड़ा था जो कि 299 पर था। बाकी सारे आंकड़े कहीं 340, कहीं 360, कोई 401, बड़े बड़े सर्वे और बड़े बड़े देश मीडिया ने 401 तक के आंकड़े दिखाए थे। प्रथा आपको पता होगा। आज की स्थिति में हम कहीं ना कहीं अभी तक यह देखा है हम लोगों ने कि 299 भी टच नहीं कर पाई है टोटल ओवरऑल में, और बहुत कड़ा मुकाबला दे रहा है यहाँ पे इंडिया गठबंधन। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें प्रथा, तो ओवरऑल जो अमित शाह जी की रणनीति रही है, या जो कहा जाता है कि भाजपा जिस खेमे पे बहुत मजबूत है, बहुत प्रखर है कहा जा सकता है, और बहुत तेजी से लड़ना जानती है, और उसके जो ओवरऑल में जो उसकी टीम है बहुत मजबूत है, वो इस बार आकलन करने में, एनालिसिस करने में कहीं न कहीं कुछ हद तक पीछे रह गए। और यही कारण है कि आंकड़ों में यह स्थिति इस बार दिखाई दे रही है। और एक और चीज प्रथा आपको बता दूं मैं कि अगर आप नंबर को ध्यान से देखेंगे तो जो 295 के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है, उस अकेले पिछली बार 40 सीटों का नुकसान, लगभग 40 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से है। अगर इन 40 सीटों को आप हटा देती हैं तो भाजपा बहुमत के आंकड़ों से नीचे हो जाता है अभी की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ा डैमेज है, जबकि सबसे ज्यादा मुद्दे, सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश में रहा इस बार। राम मंदिर का मुद्दा हमसे, आपसे, किसी से, देशवासियों से छुपा नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है आंकड़ों के हिसाब से जो एशियन न्यूज का आंकड़ा था 299, उसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं आंकड़े रुझानों में दिखते नजर आ रहे हैं। शाम तक हो सकता है जोड़ तोड़ के राजनीति में जैसे भी करके भाजपा सरकार बना ले। एक और बहुत बड़ी बात है प्रथा, जिसपे मैं आप सबकी नजर चाहूंगा और आप सबकी दृष्टि भी यहाँ जरूरी है, कि भाजपा के अलायंस से एनडीए के जो गठबंधन दल हैं, उसमें से अगर 1-2 गठबंधन, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश टीडीपी, अब विपक्षी दल तोड़ पाने में इनको सफल हो जाती है शाम को या कल या आने वाले दिनों में, तो ये आप समझिए बहुत चौंकाने वाली स्थिति हो जाएगी, पैरों तले जमीन खिसकने वाली स्थिति हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी की स्थिति में भाजपा के लिए ये आगे की स्थिति में स्पष्ट होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, यह कुछ ऐसे सवाल हैं, यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों पे जिसमें नजर होगी। इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आंकड़े और रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर कि शेयर बाजार धड़ाम से यहाँ पर नीचे गिरा है, यानी कि भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 6100 अंकों की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो जब से ही यहाँ पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये एक तरफ की बात हुई। और दूसरी तरफ में अगर सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी करीब 6100 के अंकों की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अंदेशा जताया जा सकता है कि शेयर बाजार में एक खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। सेंसेक्स में करीब 6100 अंकों की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो इलेक्शन अपडेट जिस प्रकार से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसका एक आंकड़ा एक बार फिर से हम आपको बता दें। 543 कुल लोकसभा सीटें, जिसमें 275 पर एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए हैं, और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की अगर बात करें 249 सीटों पर वो अभी यहाँ आगे चल रही है, और साथ ही अन्य के खाते में 19 सीटें जाती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यवार, क्षेत्रवार, सीटवार हम तमाम जो कांग्रेस प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है, उनके भी आंकड़े बता रहे हैं, कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ
अलग अलग राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं और उन सीटों के हिसाब से कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये भी हम आपको लगातार पल पल की अपडेट्स भी दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको आंकड़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। 543 का ये टोटल आंकड़ा है, जिसमें 275 पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो 249 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 19 सीटें यहां पर आती नजर आ रही। चलिए अब वापस रुक करते हैं अपनी चर्चा की। जय जी, आपने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही, आंध्र प्रदेश का आपने जिक्र यहाँ पर किया था, फिर नीतीश बाबू का भी जिक्र किया था। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। जी तोमर जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मैं यहाँ एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ। जी, जिन दो लोगों की इन्होंने चर्चा की है वो दो लोग कौन है? एक है नीतीश कुमार बिहार के और दूसरे हैं तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू। जी, इनका इतिहास पलट के देख लीजिए, पलटने में इनसे ज्यादा कोई माहिर नहीं है। तो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ज्यादा देरी नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से आज 4 है ना, 8 तारीख तक आप देख लीजिएगा, दोनों में से एक विकेट गिरने ही वाला। चलिए, बिल्कुल एक बड़ा दावा और एक बड़ी बात यहाँ पर तोमर जी ने अपनी इस चर्चा के दौरान में कह दी है। द्विवेदी जी, आपके पास और जिस सवाल को लेकर आ रही थी, ये ऐसे ही कुछ इसी के इर्द गिर्द जो सवाल था कि अगर ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के सत्ता की पर काबिज हो रहे हैं, अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसे में सत्ता को बनाने के लिए बाबू फैक्टर काफी काम करता है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू। तो ऐसे में क्या समझा जाए, कैसे समीकरण फिर यहाँ पर हो सकते हैं? हाँ, चंद्रबाबू नायडू पहली बार बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं। जब पहली बार सरकार बनाई थी तब भी वो नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो थे ही चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा करिश्मा उड़ीसा में देखने को मिला है, जहां वो विधानसभा में सरकार भी बना रही है और लोकसभा में पर्याप्त सीटें भी जीत रही है। दूसरा चमत्कार बीजेपी को साउथ में मिला है। इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने पूरा फोकस साउथ में ट्रेंड में किया था, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो। और आप देखिए कि ये जो हिंदुत्व की मिशनरीज है, हिंदुत्व का जो कल्चर है, वो पूरे देश में साउथ में ही सबसे ज्यादा है। चाहे आप फिल्में देख लीजिए, चाहे संस्कृति देख लीजिए, तो हिंदुत्व का सबसे ज्यादा कल्चर साउथ में होने के बाद भी ये सवाल पूरे देश में उमड़ता था कि बीजेपी उस साउथ में अपने पैर क्यों नहीं जमा पा रही। और इसी चिंता के साथ बीजेपी और मोदी आगे बढ़े। उन्होंने जिस तरह मंदिरों में जाकर मत्था टेका, जिस तरह तमिलनाडु में रोड शो किए, जिस तरह आंध्र प्रदेश में उन्होंने तमाम तरह के योजनाएं दावे किए, ये उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी साउथ में पैर जमाती दिख रही है। और एक बात बहुत आश्चर्यजनक बता दूं कि साउथ का जो हिंदुइज्म है वो बीजेपी कभी राजनीतिक तौर पर नहीं भुना पाती थी। इस बार उस हिंदुत्वकरण को बीजेपी ने अपने वोटों में कन्वर्ट किया, क्योंकि वहां पर आप देखिए टीडीपी जीतती थी, वहां तेलुगु देशम जीतते थे, वहां अन्ना द्रमुक जीतती थी, लेकिन बीजेपी की सीटें नहीं आती थी। इतना घोर हिंदुत्व होने के बाद भी बीजेपी वहां 1 या 2 सीटें जीत पाती थी। इस बार ट्रेंड बदला है। इस बार उस तो यूपी में जो नुकसान बीजेपी को हो रहा है, मुझे लग रहा है उसकी पूर्ति वो उड़ीसा से कर रही है, केरल से कर रही है, आंध्र प्रदेश से कर रही है। और ये भारतीय लोकतंत्र है, यहां पर 1 सीट भी अगर आपने ज्यादा ले आए ना तो आप केंद्र में सरकार बना लेंगे। 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। और लगातार 10 साल तक बीजेपी केंद्र में थी। मुझे 1975 याद आ रहा है, जब इंदिरा गांधी लगातार 10 साल प्राइम मिनिस्टर रही। उसके बाद चुनाव हुए तो क्या हुआ था? इंदिरा गांधी चुनाव बुरी तरह हार गई थी इमरजेंसी के बाद। यही स्थिति नरेंद्र मोदी के सामने है कि तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद भी यदि वो आंकड़ा 293 तक जा रहा है या 272 तक जा रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए, तो बीजेपी सरकार बनाएगी ऐसी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। खुद पार्टी भी काफी आश्वस्त इस बात को लेकर है। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि किसके खेमे में यहाँ पर गेंद जाती है, किसके पाले में गेंद जाती है। इसी बीच में एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जहाँ पर रायबरेली से राहुल गांधी को जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी स्वीकार कर ली है हार। तो ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, बड़ी इलेक्शन अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली से जहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान पर थे, ताल ठोकते नजर आ रहे थे और उनकी जीत होती नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी ने यहां पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनके ऑपोजिट में दिनेश प्रताप सिंह ने यहां पर चुनावी मैदान पर थे और पहले ये काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यहां से परंपरागत सीट ये कांग्रेस की रही है। और वहीं पर अब आपको बता दें कि राहुल गांधी को जीत मिलती यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी हार इस सीट से स्वीकार कर ली है। चलिए, तो यहाँ पर
को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अनिल जी, अभी आप जो कह रहे हैं नजर आ रही है, वो सत्ता पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। जय जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी इसी सवाल को लेकर। एक और ये आश्वासन हो रहा है, खुद मोदी लहर की बात हो रही है, बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि वो ही एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होंगे। लेकिन ऐसे जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी की अभी बात करें, जो हमने नतीजा भी अपने दर्शकों को बताए हैं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति थी। हालांकि परंपरागत सीट ये कांग्रेस की मानी जाती रही है, ये भी माना जा रहा था कि राहुल गांधी जीत ही लेंगे, लेकिन असमंजस बरकरार था इस सीट को लेकर भी। देखिए प्रिथा, थोड़ा सा एनालिटिकल होने की जरूरत है और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है जब हम चुनावी आंकड़ों और जब हम समीकरण की बात करते हैं, खासकर तब। रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पे राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली को इस बार चुने। यह सोचने का विषय है हम सब के लिए कि रायबरेली क्यों चुने। तो रायबरेली में जिस प्रकार का सर्वे हुआ, जितना ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे वर्किंग की गई, उस हिसाब से सारे आंकड़े और हर तरह के सर्वे ने बताया कि अगर राहुल गांधी इस बार रायबरेली से लड़ते हैं तो दिनेश सिंह के अगेंस्ट में उनके चुनाव जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी चीज को, इसी आकलन को कहीं न कहीं सत्यापित करने के लिए और सार्थकता में बदलने के लिए राहुल गांधी बहुत सोच समझकर, जानबूझकर और बहुत विचार करके और चुनाव लड़े रायबरेली से, और परिणाम आपके सामने हैं। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है प्रथा। अब आपको प्रथा एक और पॉइंट पे लेकर आता हूं और हमारे पैनलिस्ट को भी एक और चीज पे मैं नजर खींचना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिए, हम सब 100 दिनों में 7 चरणों में हुए चुनाव पे हमेशा बात करते रहे, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे हम सब बात करते रहे कि चुनाव का जो परसेंटेज है, जो वोट के परसेंटेज है, माफ कीजिएगा, वोट के परसेंटेज थ्रू आउट हर चरण के चुनाव में गिरे हैं। हम सब बात कर रहे थे कि वोट के परसेंटेज जो गिर रहे हैं, इसका असर कहां दिखाई देगा। कई लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के जो वोटर हैं वो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस हार रही है तो वोट देने नहीं निकले हैं। कई लोगों का यह कहना था कि भाजपा के वोटर ये मान चुके हैं कि भाजपा तो 400 पार आ ही रही है तो वोट देने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल आज आंकड़े यह बता रहे हैं वास्तव में भाजपा के वोटर ही वोट देने नहीं निकले और नतीजे आपके सामने हैं। तो वह जो जी प्रथा, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी यहाँ पर निरंतर बात हो रही है। तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तोमर जी। हमारे मित्र सहयोगी विजय जी ने अभी रायबरेली के बारे में बताया। मैं वहाँ एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा। उसका कारण ये था कि अगर अमेठी से गलती से हार जाते हैं तो स्मृति ईरानी का स्टेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता, और जब वहाँ उसके खिलाफ लड़ते तो सारे बीजेपी वाले चले आते राहुल को हराने के लिए। अब उसका फल ये हुआ कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी लेवल या अपने परिवार के सदस्य की तरह किशोरीलाल शर्मा जी जो थे उनको लड़ाया। अगर किशोरीलाल शर्मा जी हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं, अगर गलती से किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा देते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तो जी एक चीज और कहना चाहूंगा, ओवरऑल में जो नतीजे अभी हमारे सामने हैं और जो आंकड़े हमारे सामने, सबके सामने, पूरे देश के सामने निकल के आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एशियन न्यूज का जो एग्जिट पोल था वो सबसे फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 298 पे बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, 299 के कहीं आसपास हम देख रहे हैं कि 299 मतलब एशियन न्यूज से एग्जिट सर्वे और किसी का साबित नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। देश का एक लौता चैनल, एकमात्र चैनल एशियन न्यूज, जिन्होंने ताल ठोक के अपने सर्वे में कहा था कि 299 के आसपास ही भाजपा के एनडीए गठबंधन के आंकड़े होंगे, और कहीं ना कहीं यह 100% साबित हुआ अशोक जी। और ओवरऑल में यह तय था और यह अभी भी तय है कहीं ना कहीं, भाजपा के जो गठबंधन है या भाजपा के जो अलायंस हैं, जो भी भाजपा के साथ हैं, थ्रू आउट यह देखा गया है, आज से नहीं, अगर पिछले आप 2-3 दशकों की बात करें तो जो भाजपा के साथ है वो भाजपा के साथ ही है। बहुत कम जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा में देखी गई है। नीतीश बाबू को अगर छोड़ दिया जाए या टीडीपी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे एक आध दल ही रहे हैं
जिन्होंने भाजपा को छोड़ा है, अदरवाइज सब भाजपा के साथ ही रहे हैं। तो जो अभी दिख रहा है भाजपा इकलौता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे तो अभी देश में अभी भी है, क्योंकि 250 प्लस सीटें भाजपा की है, तो अभी भी भाजपा के आसपास कोई भी पार्टी नहीं है। और अगर एनडीए की बात करें, ओवरऑल सबको मिला के बात करें, तो 300 के आसपास के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अशोक जी। तो भाजपा की सरकार तो बन रही है। सेंसेक्स की बात करते हैं, जिसपे प्रथा ने बहुत जोर दिया है यहाँ पे, और सही में यह आज का पैरेलल मुद्दा है। जितना बड़ा मुद्दा सरकार का बनना है, उतना ही बड़ा मुद्दा मार्केट का गिरना है। पैरेलल अगर देखा जाए तो जो मार्केट जिस हिसाब से प्रतिसाद दिया है इस आंकड़ों को, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि मार्केट नहीं चाहता है। देखिए, मैं इस बात को एज एनालिस्ट कहता हूं आपसे कि मार्केट क्या नहीं चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने, यह सोचने वाला विषय होगा, तभी तो गिरा है। कल मार्केट एग्जिट पोल के बेसिस पे, जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बेसिस पे मार्केट ने कल बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया था। लगभग 2000 पॉइंट निफ्टी बैंक और लगभग 700-800 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया था, ग्रीन पे क्लोज हुआ था। आज जस्ट अपोजिट, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नंबर्स ज्यादा आए हैं। सिर्फ इस बात से अगर मार्केट में इतना बड़ा भूचाल आया है, तो यह किस बात का संकेत है, यह देखने लायक है। यह देखने लायक नहीं है कि भाजपा 300 प्लस नंबर्स के साथ या 300 सीटों के साथ सरकार कैसे बनाती है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों, यह सोचने का विषय है। हमें जहां तक लग रहा है, जो शक्तियां इस मार्केट को गिरा रही, वो शक्तियां शायद बीजेपी के फेवर में नहीं है। देखिए, अगर शक्तियां गिरा सकती हैं तो कल उठाई भी थी। तो यह जो आज गिरा है बाजार, यह कांग्रेस के आने की आशंकाओं और संभावनाओं के कारण गिरा है। तो यह होना नहीं चाहिए था। क्यों, आखिर बाजार क्या खफा है कांग्रेस से, यह समझने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर राजनीतिक जो विश्लेषण हम कर रहे थे, और शेयर बाजार का भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण एंगल यहाँ पर जय जी ने जो निकाला है कि अगर सरकार बन रही है तो बाजार धड़ाम से नीचे गिर रहा है। ये अब अपने आप में एक बड़ी स्थिति है, बड़ा संकेत भी इसे माना जा सकता है, और एक निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। चलिए, अलग अलग जगहों से राज्यवार हम चर्चा तो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थिति, ये हमने जाना है। 11 सीटों पर कैसी स्थिति है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की क्या हालात है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पर भी ये एक ऐसा राज्य जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में सहयोगी मनीषा मौजूद है। मनीषा, आपसे समझना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी प्रथा, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बीजेपी 35 सीटों से आगे है, वहीं कांग्रेस 8 सीटों पे पिछड़ी हुई है। बात करेंगे हम रायबरेली की, तो यहाँ से राहुल गांधी 1,64,254 सीटों से जीत चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं, 83,498 सीटों से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। वहीं फतेहपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साध्वी निरंजन 2,179 सीटों से आगे चल रही हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव 63,489 सीटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम अमेठी पर नजर डालें तो यहाँ से स्मृति ईरानी इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा 47,961 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मैनपुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से सपा की से डिम्पल यादव 72,145 सीटों से आगे चल रही हैं। वहीं हॉट सीट मथुरा, जहां से हेमा मालिनी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, 71,743 वोटों से आगे चल रही हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ से राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी हैं, वो 19,352 से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो 80 लोकसभा सीटें हैं, और इन 80 लोकसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े चेहरे हैं। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश डेस्क ने उत्तर प्रदेश का अपडेट भी दिया। आप एक और सवाल पे अगर यहाँ नजर डालेंगी तो एक बहुत जबरदस्त सवाल निकल के आता है। डबल इंजन की सरकार, सही है प्रथा, योगी आदित्यनाथ की और कहीं ना कहीं बड़े तौर पे मोदी की जोड़ी, राम मंदिर का उद्घाटन, बहुत बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा बुलडोजर की सरकार, बहुत बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जिस तरह से जनता ने वापस से एकजुट कांग्रेस में सपा को खासकर अपना प्रतिसाद दिया है। सपा जिस हिसाब से 38 से 40 सीटों पर आगे चल रही है, यह बात कहीं न कहीं भाजपा के खेमे के लिए चिंताजनक है कि ऐसा क्यों, जब डबल इंजन की सरकार थी, जब योगी आदित्यनाथ वहां पे एक बहुत बड़े चेहरे हैं, वहीं के लिए बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़े चेहरे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत बहुमत के साथ सरकार रिपीट हुई है इस बार।
उसके बाद ऐसा क्यों कि दोनों ने मिलकर भाजपा जहां 75 से 78 सीटें जीती, ऐसा क्यों हुआ? यह भी भाजपा के खेमे के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय, एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, उत्तर प्रदेश की अब चूंकि बात यहाँ पर हुई ही है, हमने अपने सहयोगी के माध्यम से जानकारी ली है, जय जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। अनिल जी, आपके पास में आना चाहूंगी। एक बड़ा और अहम सवाल एक ये भी है कि ये भी देखा जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी ने काफी सूझबूझ से और विचार विमर्श करके नामों पर ठप लगाया है कि किन्हें वो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान पर उतार रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार ये भी देखा है और ये भी आजमाया है कि कई बड़े मुस्लिम वोटर्स को, बड़े वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को भी यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतारा है और वो आश्चर्यजनक रूप से इन तमाम जो रुझान आ रहे हैं उस पर बढ़त भी बनाए हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि भाजपा जगह जगह और हर बार हिंदुत्व कार्ड खेलती है, हिंदुत्ववादी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं और जिस तरह से मैं आंकड़े देख रहा हूं अभी कि बड़े बदलाव तो हो रहे हैं लगातार। 298 पे एनडीए और इंडिया अलायंस 224 पे है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है और अभी 3-4 बजे तक ये स्थिति और साफ होगी। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं। जो सवाल टिकट वितरण के पहले आम जनता के मन में उठे वो ये था कि राहुल गांधी 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो वायनाड और रायबरेली आकर के क्यों 2 सीट पे उन्हें, क्या उनको कोई रिस्क नजर आ रही थी? क्या वो ऐसा सोच रहे थे कि वायनाड से वो चुनाव हार सकते हैं इसलिए रायबरेली आकर के टिक गए? इसके पहले उन्होंने अमेठी क्यों छोड़ा? गांधी परिवार ने अमेठी को क्यों छोड़ा? और इसी तरह जवाब देना चाहूंगा, राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री से नीचे कुछ देते ही नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि वह 2 लोकसभा चुनाव को जीते, 2 सीटों से चुनाव जीते। इसीलिए राहुल गांधी शुरू से पहली बार भी वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़े, जहां पे वायनाड से वो संसद को गए और अमेठी से हार गए। इस बार भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री से नीचे कहीं ना कहीं देख ही नहीं रहे हैं और शुरू से ही इस बात को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 2 रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आम जनता के मन में सवाल यही था। और हम अपनी लाइफ में ऑप्शन क्यों चुनते हैं? जब हमको एक में रिस्क लगता है तब हम दूसरा ऑप्शन लेकर के चलते हैं। राहुल गांधी के मन में यही कहीं ना कहीं डर रहा होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी एक ही सीट से क्यों लड़े? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, तो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते थे। क्यों? एक से जीत जाएंगे तो दूसरी सेफ रहेगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में ये बात थी कि हम चुनाव हार सकते हैं, इसलिए हम 2 सीटों से लड़ेंगे और गांधी परिवार का जलवा बना रहना चाहिए, इसलिए भी उन्होंने चुनाव लड़ा। चलिए, बिल्कुल, तो काफी सोच समझ के यहाँ पर टिकट वितरण यहाँ पर किया गया था और अब उसी पहलुओं को ताक में रखते हुए जो पार्टी ने अपने प्रत्याशियों पर जिन चेहरों पर भरोसा जताया है उस लिहाज से भी देखें तो एक बड़ी बात, द्विवेदी जी, एक बड़ी बात, मोदी जी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं, देश के सबसे बड़े चेहरे हैं, विश्व में आज राजनीति के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले या दूसरे नंबर के चेहरे हैं। मोदी जी का भी दूसरे चरण के चुनाव मतगणना में पीछे हो जाना यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे सवाल हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भाजपा के खेमे को बहुत ही विचार और ध्यान देने की जरूरत है। मोदी जी जैसा आदमी, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, विश्व का इतना बड़ा नेता, अगर दूसरे चरण में किसी को 200, 500, 1000, 2000 मतों से भी पीछे रह गए, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के संविधान में तो वो व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जिसने चुनाव न लड़ा हो, वो व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। 6 महीने बाद राज्यसभा चल देंगे, लोकसभा लड़े जीत जाएंगे। चलिए, अलग अलग समीकरण बन रहे हैं कुल मिलाकर। जी प्रिथा, 1 मिनट। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको 2 सीटों से जीत के आना पड़ेगा, 1 सीट से जीतना पड़ेगा। अगर आप नई संसद हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और 1 सीट खाली करा के आप चुनाव जीत सकते हैं। तो ये व्यक्ति नहीं था। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने घोषित नहीं किया था। उन्होंने खुद ने भी कभी नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं। और आज भी यदि ऐसा होगा, पर यदि मान लीजिए इंडिया गठबंधन पा भी जाता है तब भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, क्योंकि सब मिलकर के तय करेंगे। चलिए, बिल्कुल, तो सभी मिलकर ये तय करेंगे और क्या कुछ कैसे समीकरण बन रहे हैं ये भी अब देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में स्काइप के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तोमर जी बहुत देर से अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, वो भी हम सुनेंगे तोमर जी आपसे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इंडिया के उलझान आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और
इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। सर, अब की बार 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 300 पार ये तो अभी 230 पार करें पहले। तो सियासी दंगल और किसका मंगल होगा, ये एक लगातार बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और कमलनाथ की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे, तो अभी भी वे काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जब कमलनाथ की बात होती है, उनका जिक्र होता है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की ही बात होती है। इसी बीच में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इलेक्शन अपडेट अभी इस बीच एक सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर कमलनाथ ने स्वीकार की बेटे नकुलनाथ की हार, छिंदवाड़ा की जनता का फैसला स्वीकार है। ये एक बड़ी बात कमलनाथ ने यहाँ पर कही है। छिंदवाड़ा से बंटी साहू करीब 58,000 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अभेदगढ़ अब तक छिंदवाड़ा को कांग्रेस का माना जाता था और यहाँ से ये बात कही जाती थी कि हर बार कांग्रेस यहाँ पर जीतती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस की कुछ लाज नहीं बच पाई है। छिंदवाड़ा की जनता ने अब उन्हें कुछ नकार दिया और यही वजह है कि बंटी साहू करीब 58,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जय जी, आप कुछ कह रहे थे इस पर? इस बार का यह जो आम चुनाव रहा है, यह आम चुनाव सभी के लिए नजरें खोलने वाला रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, नकुलनाथ जी का हारना यह अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, छिंदवाड़ा सीट के लिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लिए। यह एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत के मध्य क्षेत्र से, भारत के हृदय से कांग्रेस का सफाया हो जाना। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भारत का हृदय रहा है। भारत के हृदय में कांग्रेस का राज रहा है। पिछले 15 से 20 सालों के बीच में जैसा प्रदर्शन कांग्रेस का यहाँ रहा, पिछले चुनाव को अगर छोड़ दें हम, तो यह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बहुत बड़ी हार है। यह छोटी मोटी नहीं प्रथा, बहुत बड़ी हार है। देश के सबसे विख्यात सीटों में से एक कमलनाथ जी का सीट, जो उसकी विरासत के रूप में जिसको देखा जाता रहा है, वो यह वैसे ही सीट है जैसे अमेठी कांग्रेस के लिए रही और वहां पिछली बार स्मृति ईरानी जीती और इस बार भाजपा के खेमे में छिंदवाड़ा की सीट चली गई। यह निश्चित ही कांग्रेस के लिए दिन रात चिंतन का विषय होना चाहिए। जी, तोमर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तोमर जी, आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद में हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से अमित चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपके पास में आऊंगी। जी तोमर जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अयोध्या, यहाँ से राम रथ और सारा चीज इनका ये था, हिंदुत्व का मेन हेडक्वार्टर कह लीजिए। आप देखिएगा वहां से बीजेपी हारने जा रही है। मैं अभी से एशियन न्यूज के इससे मैं ये कर दे रहा हूँ, आप जरा लेटेस्ट पता कर लीजिए। वहां से मुश्किल से, मतलब कि बहुत मुश्किल में है बीजेपी। मैं यही चीजें कर मैं एक बात कहूं कि कमलनाथ को याद कीजिए ना, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले तक वो बीजेपी में जा रहे थे। ऐसी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी कि इसकी वजह ये है कि कमलनाथ का कद धीरे धीरे कांग्रेस में खत्म होता जा रहा है। वो जनता के बीच अस्वीकार हो गए और इसीलिए कारण है कि आज नकुलनाथ की करारी हार हो रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कमलनाथ के चलते ही कांग्रेस 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई थी। यानी वो राजनीति में किस तरह कच्चे खिलाड़ी हो गए थे कि 5 साल का टर्म भी नहीं चला पाए, 1 साल में ही कांग्रेस की सरकार विदा हो गई थी। और उसके बाद जो चुनाव हुए, उसके पहले में कांग्रेस, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था मध्य प्रदेश से, और अब मध्य प्रदेश में एक तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप करने की स्थिति में। तो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल मैसेज ये है कि कांग्रेस को अब मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व तलाशना होगा कमलनाथ के विकल्प के तौर पे। चलिए, बिल्कुल। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अमित चौरसिया जी हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेस एक ऐसी सीट थी छिंदवाड़ा की जिसको लेकर हमेशा से काफी आश्वस्त नजर आई है और हमेशा अपने कंपटीशन में ही किसी को नहीं मानती थी, क्योंकि वाकई ये अभेदगढ़ माना जाता था अब तक। लेकिन इस बार इतना आश्चर्यजनक परिणाम कैसे, क्या समझते हैं आप और क्या मानेंगे इस हार की वजह? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उन्होंने रखी वो कहीं से भी जनाधार और जमीन पे जुड़ी हुई बातें मुझे महसूस नहीं होती। आपने एक चुनाव हारा और आपने कह दिया कि उनका नेतृत्व खत्म हो गया है, वो नीचे चले गए। अरे ऐसा नहीं है। 45 वर्ष कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की सेवा करी है। छिंदवाड़ा से उनका भावनात्मक संबंध रहा है। पिछली बार अमेठी की जनता ने भी भावावेश आके एक निर्णय लिया, राहुल गांधी जी को चुनाव में हराया। आज क्या हो रहा है अमेठी के अंदर? आज फिर परिवर्तन। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के अंदर जो घटनाक्रम घटता है और जो दिखा है स्थिति परिस्थिति, क्या आने वाले समय में इसका परिवर्तन वहाँ छिंदवाड़ा में भी देखने को मिलेगा।
और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे देश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है, गुजरात के अंदर हमने खाता खोला, पाटन सीट पर हम लीड कर रहे हैं, राजस्थान में हम 12 सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के परिणाम कहीं ना कहीं हमें मंथन करना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का जिस कदर दुरुपयोग करा है, जिस तरह से दल बदल प्रभाव पूरा कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करा है, तो हम ये परिणामों के ऊपर मंथन करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें हमको आगे किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में आगे काम करना है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी काफी उठापटक की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफी उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल अभी कुछ जगहों को लेकर नतीजे साफ हो गए हैं, तस्वीर साफ हो गई है। रुझान अभी बहुत सी जगहों के और बहुत सी सीटों के अभी भी आने बाकी है। अगर गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर साफ हो गई है, अमित शाह को एक बड़ी जीत मिली है। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर रायबरेली से राहुल गांधी को जीत मिल गई है। और छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो अभी हम कुछ देर पहले ही अपने एशियन न्यूज के दर्शकों को हम आपको कमलनाथ की प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, जहां पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से उन्होंने अपने बेटे नकुलनाथ को चुनावी मैदान पर उतारा था और उन्होंने अपनी हार जनता के सामने और सभी के सामने में यहाँ पर स्वीकार कर ली है। एशियन न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर तैनात है। वॉर रूम में हम मौजूद है, जहां पर सहयोगी राज्यवार हमें जानकारी देने के लिए, आंकड़े से अपडेट कराने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। और हर बार अलग अलग समय पर हम राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि ये क्या वाकई बदलाव की बयार है या फिर वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर काबिज हो रहे हैं। देश को तीसरी बार फिर से वही प्रधानमंत्री मिल रहा है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासी दंगल है, किसका मंगल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल, सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव, जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन